हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कल की जो पोइम है द नोबल नेचर, उसका शेष भाग लेकर के आए हैं बेटाओ। ठीक है, कल हमने आपको ये पोइम बहुत अच्छी तरह से समझाई थी। आज हम इस पोइम के आपके लिए कुछ क्वेश्चन और आंसर पेश करेंगे बेटाओ। आप उनको साथ साथ नोट करते हुए जाना। ओके स्टूडेंट्स, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम इसका देखो, कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था, आज हम इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ भी करेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन और आंसर भी साथ साथ में सेट करते हुए चलेंगे। प्रिय स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान देखो। ठीक है, पोएम द नोबल नेचर और पोएट वेन जॉनसन, इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा। देखिए, इसमें जो बेटा अपना पहला क्वेश्चन जो बन के आएगा, पहला क्वेश्चन है बेटाओ, व्हाट सिंबल्स डज वेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर। व्हाट सिंबल्स डज, हाँ दिख रहा है, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर। बेन जॉनसन जो कवि है अपने, ड्रा फ्रॉम नेचर, प्रकृति से कौन कौन से प्रतीक खींचते हैं। ड्रा का मतलब है खींचना, आकर्षित करना या लेना। अब देखो व्हाट सिंबल्स, देखो आपको ग्रामर का एक नियम और सिखा देता हूं बेटाओ कि व्हाट विच की जगह न्यू इंग्लिश में हम व्हाट का प्रयोग करते हैं बेटाओ। ठीक है, विच, जैसे विच सिंबल्स बोल सकते हैं बेटाओ, डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर, या व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर। देखो जैसे हम बोलते हैं इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो विच की जगह अपन न्यू जो इंग्लिश है उसमें हम इन व्हाट का प्रयोग करने लग गए हैं बेटाओ। जैसे इन व्हाट क्लास डू यू रीड इन व्हाट क्लास डू यू रीड, या व्हाट क्लास डू यू रीड इन, व्हाट क्लास डू यू रीड इन, ये भी सही है। तो विच की जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं बेटा, व्हाट का। ठीक है, ध्यान है। अब चलिए आगे, अब हम इसका बेटा आंसर करते हैं। देखिए, तो प्रकृति से कौन कौन से दो लेता है बेटा, देखो अब प्रकृति से कवि ने कौन कौन सी चीज ली है। एक तो लिया है बेटा अपना ओक, क्या लिया है ओक, और एक क्या लिया है बेटा लिली, अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, हमने कल अर्थ किया, तो प्रकृति से कवि ने दो ही चीज तो ली है, एक तो ओक और एक लिली। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सेट करेंगे बेटा, वो नियम ध्यान रखना। ठीक है, कि पोएम का आंसर प्रेजेंट में होता है, क्वेश्चन भी किस में होता है, प्रेजेंट में होता है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा बेटा वेन जॉनसन, और इसको क्या कर दिया बेटा अपन ने ड्राज। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो साइक्रिय हट के एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे बेटा हम एस, ड्राज एन ओक, क्या लिया बेटा एन ओक ऑफ 300 ईयर्स, 300 वर्ष तक जीवित रहने वाला एक ओक का वृक्ष, एंड ए लिली ऑफ ए डे, और एक दिन जीवित रहने वाली लिली फ्रॉम नेचर। ठीक है, यानी कभी प्रकृति से एक तो ओक का वृक्ष जो 300 वर्ष तक जीता है और एक लिली जो केवल एक दिन जीती है का चित्र खींचता है। कभी प्रकृति से ओक के वृक्ष का और लिली के पौधे का या लिली के पुष्प का चित्र खींचता है। तो ये क्वेश्चन है बेटा अपना फर्स्ट इसमें। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे देखो, जैसे हम करते हैं बेटा, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, इन बल्क आकार में, डोथ मेक मैन वेटर बी, डोथ मेक मैन वेटर बी, यानी आकार में
वृक्ष के समान बड़े होने से व्यक्ति महान नहीं बनता है, और स्टैंडिंग एन ओक, और एक ओक के वृक्ष की तरह लंबी अवधि तक खड़े रहने से जो 300 वर्ष तक जीता है, 300 ईयर्स, टू फॉल ए लॉग, और एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है, ड्राई सूखकर, वाल्ड पत्तियों रहित होकर, एंड सीयर और मुरझाकर। कल के वीडियो में बेटा मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से आपको समझा देता वाल्ड क्या है, सीयर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेके चले बेटाओ, तो दूसरा क्वेश्चन हम कैसे लेते हैं, देखो, और दूसरा प्रश्न हमारा इसमें से बनता है क्वेश्चन सेकंड, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, यानी कि एक ओक के वृक्ष के गुणों का उल्लेख करो। मेंशन का अर्थ होता है बेटा उल्लेख करना। तो ओक के वृक्षों का उल्लेख आप नीचे देख सकते हैं बेटाओ। एक ओक का वृक्ष कितने वर्षों तक जीता है बेटाओ? 300 वर्षों तक जीता है। ठीक है, कितने वर्षों तक जीता है? 300 वर्षों तक। और अंत में ये सूख कर, पत्तियों रहित होकर, मुरझा कर नीचे गिर जाता है। ये इसकी क्वालिटी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटाओ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटाओ, देखो, एन ओक इज बल्कि इन साइज। ओक का जो वृक्ष होता है बेटाओ, ये आकार में कैसा होता है? बड़ा होता है। इट हैज ए लॉन्ग लाइफ स्पैन। इसकी जो जीवन अवधि होती है, लाइफ स्पैन, जीवन अवधि कैसी होती है बेटाओ? लंबी। और कितनी होती है बेटाओ? ऑफ 300 ईयर्स। ठीक है, वट मत लिखो, इन द एंड, अंत में। एट द एंड नहीं करना, ध्यान रखना बेटाओ। एट द एंड जब लास्ट में आता है फ्रेज, जब शुरू में हम अंत में लिखते हैं तो इन का प्रयोग करते हैं। इन द एंड इट फॉल्स, ये गिर जाता है। फॉल्स डाउन, फॉल्स ही कर लो, डाउन मतलब ये गिर जाता है। और यहाँ पे हम फॉल्स एलॉन्ग, फॉल्स सॉरी लाइक ए लॉग। और कैसे बेटाओ? ड्राई, कोमा, वॉल्ड एंड सीयर। कोई दिक्कत बेटाओ? ये हो गई बेटाओ मेंशन द क्वालिटी ऑफ एन ओक। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेंशन क्वालिटी हो गई किसकी बेटाओ? एन ओक की। अब देखो इसमें फिर आगे चलते हैं बेटाओ। ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन जीवित रहने वाली लिली, इज फेयरर फॉर इन मे, यानी कि बसंत ऋतु में वो और भी सुंदर हो जाती है, और भी अत्यधिक आकर्षक लगती है। आल्दो, यद्यपि, इट फॉल एंड डाई, इट फॉल्स एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वे उसी रात को गिर जाती है और मर जाती है। यानी लिली का जो पुष्प होता है, जिस दिन वो खिलता है उसी रात्रि को वो गिर जाता है। अब चलिए, अब हम क्वालिटी करते हैं किसकी बेटाओ? लिली की। अगर क्वेश्चन लिली की क्वालिटी का आ जाता है तो हम किस प्रकार से करेंगे? देखिए क्वेश्चन तीसरा, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए लिली, यानी लिली के क्या गुण हैं? या ऐसे भी आ सकता है मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए लिली, लिली के गुणों का उल्लेख करो, या लिली के गुण क्या है। ठीक है, तो आंसर करेंगे बेटाओ, ए लिली impresses the people by its beauty। लिली का जो पुष्प होता है बेटाओ, ये लोगों को अपनी सुंदरता से आकर्षित करता है। ठीक है,
इट हैज ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसकी जीवन अवधि कम होती है, ऑफ ए डे, एक दिन की। इसकी जो जीवन अवधि होती है बेटा वो कैसी होती है, एक दिन की होती है। ओके, इसकी जीवन अवधि एक दिन होती है। इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट, ये दिन के प्रकाश के दौरान खिलता है। ब्लूम्स का मतलब होता है बेटा खिलना, ये दिन के प्रकाश क्या होता है, खिलना। ठीक है, इन इट्स शॉर्ट लाइफ स्पैन गिव्स जॉयस टू द बिहोल्डर। बिहोल्डर्स बोलते हैं बेटा दर्शक, किसको बोलते हैं बेटा, दर्शक। ठीक है, इन इट्स शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये अपनी छोटी जीवन अवधि में गिफ्ट जॉय, खुशियां प्रदान करता है, टू द बिहोल्डर्स, बिहोल्डर्स कहते हैं बेटा दर्शकों को। ठीक है, और बेटा इट्स ब्यूटी कास्ट स्पेल ऑन बिहोल्डर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब जो इसका आप आराम से देखें, इट्स ब्यूटी कास्ट स्पेल ऑन बिहोल्डर्स। ठीक है, इट्स ब्यूटी कास्ट स्पेल, स्पेल कहते हैं बेटा जादू, ऑन बिहोल्डर दर्शक। इसकी जो सुंदरता है वो कास्ट डालती है, स्पेल जादू, ऑन बिहोल्डर्स, इसकी सुंदरता दर्शकों पर जादू डालती है, ये दर्शकों को प्रभावित करती है। तो ये लिली इम्प्रेस द पीपल बाय इट्स ब्यूटी, इट हैज ए शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ ए डे, इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट, इन इट्स शॉर्ट लाइफ स्पैन गिव जॉयस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये तीसरा क्वेश्चन भी इसका सेट आराम से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, चौथा वाला। क्वेश्चन चौथा, Why does the poet call lily a flower of light? ठीक है, Why does the poet call lily a flower of light? जो कवि है वो क्यों कहता है लिली को ए फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का पुष्प क्यों कहता है, ना इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यानी कि ये प्रकाश का पुष्प और पौधा कहलाता है। क्यों, तो कवि प्रकाश का पुष्प क्यों कहता है, तो इसकी कुछ तो विशेषता होंगी बेटा। तो यहां पे हम जब आंसर करेंगे बेटा, इसमें आंसर में हम लिखेंगे ए लिली इज ए फ्लावर, लिली एक पुष्प होता है, दैट ब्लूम्स ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, यानी कि लिली एक ऐसा पुष्प होता है जो कि खिलता है ड्यूरिंग द लाइट ऑफ डे, दिन के प्रकाश के दौरान खिलता है। अब एज द डे एंड्स, जैसे ही दिन समाप्त होता है, एज द डे एंड्स इट फॉल्स एंड विदर्स, ये गिर जाता है और मुरझा जाता है, एंड डाइज, और नष्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से इसलिए कवि ने व्हाई डज द पोइट कॉल लिली ए फ्लावर ऑफ लाइट, इसके आगे हमको कह सकते हैं शो, इसलिए द पोइट
calls the lily a flower of light. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बेटाओ। ओके, आराम से देख लीजिए बेटाओ। अब चलते हैं बेटाओ हम आगे। देखो आगे है इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। देखिए, ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन जीवित रहने वाला लिली का वृक्ष, इज फेयर फॉर इन मई के महीने में, बसंत ऋतु में ये और भी अधिक सुंदर हो जाता है। आल्दो, यद्यपि, इट फॉल्स, यद्यपि ये गिर जाता है, एंड डाइज और नष्ट हो जाता है, दैट नाइट, उसी रात को, इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इसलिए इसे प्रकाश का पुष्प और पौधा कहा गया है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे अनुपातों में भी, यानी कवि ने पिछले स्टेंजा में क्या कहा था बेटाओ कि व्यक्ति ना तो आकार में बड़ा हो सकता है, ना व्यक्ति उम्र से महान हो सकता है। अगर व्यक्ति आकार में बहुत बड़ा है तो भी महान नहीं है, और उम्र में बहुत ज़्यादा है और उम्र उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है तो भी वो महान नहीं हो सकता है। इसके विपरीत में से कंट्रास्ट करके कहा है बेटा, कंट्रास्ट का मतलब विरोध में। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, यानी कि छोटे अनुपातों में भी, बी जस्ट ब्यूटी सी, छोटे अनुपातों में भी हम सच्ची सुंदरता देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वस्तु कोई छोटी है तो बुरी होगी, बड़ी है तो बहुत अच्छी होगी। बेटा छोटे अनुपातों में भी हम अच्छी सुंदरता देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और छोटी जीवन अवधि भी, लाइफ में परफेक्ट भी, पूर्णता लिए हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का जीवन कैसा है बेटा, वो छोटा है, और छोटे जीवन में यदि उस व्यक्ति ने अच्छे काम किए हैं तो उसका जीवन कैसा हो गया, पूरा। यदि कोई व्यक्ति 500 वर्ष तक जिया है, ठीक है, उसका जीवन काल 500 वर्ष तक रहा है, लेकिन उसने अपने जीवन काल में कोई भी अच्छे काम नहीं किए हैं, तो कवि के अकॉर्डिंग बेटा वो व्यक्ति महान नहीं है। महान वही व्यक्ति है बेटा जिसने अपने छोटे से जीवन काल में अच्छे काम किए हों, गुड डीड्स किए हों, वर्चुअस, गुणवान कार्य किए हों, साहसिक कार्य किए हों। वो व्यक्ति कौन होता है बेटा, महान होता है। अब चलते हैं आगे बेटाओ, और आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है बेटाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे चलेंगे बेटाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कवि ने क्या कहा है बेटाओ, क्वेश्चन अगला करेंगे, हाउ कैन ए ह्यूमन लाइफ में परफेक्ट बी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स, यानी कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन पूर्ण कैसे हो सकता है, यानी कवि के अनुसार जो मनुष्य का जीवन है बेटा वो कैसे पूर्ण हो सकता है। तो देखो इसको आंसर को हम स्टार्ट करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू द पोएट द ह्यूमन लाइफ में परफेक्ट बी, मनुष्य का जीवन कैसा हो सकता है बेटा, पूर्ण हो सकता है। इफ, यदि, यदि इट आया बेटा जीवन के लिए, यदि ये मनुष्य का जो जीवन है, यदि इट इज मेड, यदि ये बना हुआ हो, बाई वर्थवाइल, मूल्यवान, कैसा बना हुआ बेटा हो, यदि ये मूल्यवान बना हुआ हो, ब्यूटीफुल हो, बाई कोटा बेटा, वर्थवाइल ये मूल्यवान बना हुआ हो, ब्यूटीफुल सुंदर बना हुआ हो, अचीविंग
कुछ बिटाओ ये करने वाला बना हुआ हो, जैसे उपलब्धि, अचीविंग का मतलब था उपलब्धियों वाला हुआ हो, या फिर हम इसको बिटाओ एंड मीनिंगफुल, एंड मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब होता है बेटा अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल लाइक ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन जीवित रहने वाली लिली की तरह। अकॉर्डिंग टू द पोएट द ह्यूमन लाइफ में परफेक्ट भी, यानी कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन पूर्ण हो सकता है इफ यदि इट इज मेड, यदि ये बना हुआ हो, वर्थ वाइल योग्य, ब्यूटीफुल सुंदर, अचीविंग उपलब्धिपूर्ण, एंड मीनिंगफुल और अर्थपूर्ण हो, लाइक ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन जीवित रहने वाली लिली की तरह। यदि मनुष्य का जीवन एक दिन रहने वाली लिली की तरह बेटा अर्थपूर्ण हो, उपलब्धिपूर्ण हो, सुंदर हो, तो मनुष्य का जीवन कैसा हो सकता है बेटा? मनुष्य का जीवन अपने आप में पूर्ण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लिली एक दिन, केवल एक दिन जीती है, और एक दिन जीने में ही वो अपने दर्शकों पर ऐसा प्रभाव, ऐसा जादू डाल जाती है कि उसको छोड़ने का ही दिल नहीं करता है। अब अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा हम। और क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द नोवेल नेचर, यानी नोवेल नेचर जो कविता है बेटा उसकी विषय वस्तु क्या है। नोवेल नेचर जो कविता है उसकी विषय वस्तु क्या है, उसकी विषय वस्तु पर हमें जोर देना है। तो विषय वस्तु आपको पता होगा बेटा अच्छे से कि इसकी विषय वस्तु ये है कि हम कार्यों में जीते हैं न कि अवधि में। मनुष्य जो होता है वो कार्यों में जीता है न कि अवधि में जीता है बेटा। अगर मनुष्य का जीवन एक ओक के वृक्ष की तरह लंबा है और उस जीवन में उसने अच्छे काम नहीं किए हैं तो उसका जीवन कैसा व्यर्थ है। यदि मनुष्य का जीवन शॉर्ट है एक लिली की तरह और शॉर्ट जीवन उसने उपलब्धि प्राप्त की है, उसका जीवन अर्थपूर्ण है, तो उसका जीवन कैसा है बेटा? अच्छा है। यही और उसी व्यक्ति को कवि ने महान कहा है, यही इसकी बेटा क्या है बेटा? विषय वस्तु है। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो देखो चलो, एंड आंसर द थीम ऑफ द पोएम is the contrast between an oak of a long life span and a lily of a short life span of a day। और यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा अपन? फुल स्टॉप। यानी कविता की जो विषय वस्तु है बेटाओ, ये एक ओक का वृक्ष जो 300 वर्षों तक जीता है, उसमें और लिली में, उसमें और जो लिली का पुष्प है जो कम जीता है, उसके दोनों के बीच में कंट्रास्ट है, विरोध पैदा करता है। ठीक है, विरोध पैदा करता है। अब यहाँ पे जैसे कि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे बेटाओ, एन ओक in its long life span does nothing to the people। Its life
इज मीनिंगलेस, उसका जो जीवन होता है, यानी एन ओक, ओक का वृक्ष होता है, अभी अपने जीवन काल में मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं करता है बेटा। इट इज लाइफ, इट्स लाइफ, इट्स लाइफ इज मीनिंगलेस एंड विदाउट अचीवमेंट। बिना उपलब्धि के होता है। ओके बेटा, देखो इसको जब हम अच्छे से अर्थ करो, द थीम ऑफ द पोएम, यानी कविता की विषय वस्तु इज है, द कंट्रास्ट विरोध, कविता की जो विषय वस्तु है वो विरोध है बेटा, बिटवीन के बीच में, यानी बिटवीन एंड का प्रयोग करते हैं बेटा, बिटवीन एंड, बिटवीन का प्रयोग होता है दो के लिए बेटा, अब दो के बीच में, अब बिटवीन एन ओक ऑफ ए लॉन्ग लाइफ स्पैन, एक लंबी जीवन अवधि वाला जो ओक का जो वृक्ष है उसमें, और लिली ऑफ ए शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ ए डे, और एक दिन जीवित रहने वाली कम जीवन वाली लिली के वृक्ष के बीच में, यानी एक ओक के और लिली के बीच में ये विरोध पैदा करती है क्या बेटा, और ये कविता। अब देखो एन ओक, एन करो बेटा वैसे, एन ओक इन इट्स लॉन्ग एन इट्स लॉन्ग लाइफ स्पैन, यानी ओक का जो वृक्ष है वो अपनी लंबी जीवन अवधि में डज नथिंग, कुछ नहीं करता है, टू द पीपल, किसके लिए, लोगों के लिए। इट्स लाइफ, इसका जीवन, इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस का व्यर्थ, अर्थहीन होता है, एंड विदाउट अचीवमेंट, और बिना उपलब्धि के होता है। ओके स्टूडेंट, अब एक लाइन इसमें हम लिली के बारे में और लिख देंगे बेटा, ठीक है। एक लाइन हम इसमें लिली के बारे में और लिख देंगे, बताओ, ए शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ लिली, यानी लिली की जो कम जीवन अवधि है बेटा, अर्न्स अचीवमेंट, ये उपलब्धियां अर्जित करती हैं, एंड इट्स लाइफ इज मीनिंगफुल एंड फुल ऑफ अचीवमेंट्स, और इसका जो जीवन है वो अर्थपूर्ण और फुल ऑफ एज और उपलब्धियों पूर्ण होता है। ओके बेटा, तो ये कविता की विषय वस्तु है। कविता की विषय वस्तु ये है कि कवि इसमें दो चीजों के बीच में विरोध पैदा करता है, एक लिली का वृक्ष, लिली का पुष्प जो कम जीता है, एक ओक का वृक्ष जो ज्यादा साल जीता है, 300 वर्ष तक जीता है। ओक का वृक्ष 300 वर्ष जीवित रहने के दौरान भी मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं करता है और उसका जीवन एक व्यर्थ होता है, बिना उपलब्धि के होता है। लिली का पुष्प जिसकी जीवन अवधि बेटा कम है और अपनी वो जीवन अवधि में मनुष्य के लिए मनुष्य को आकर्षित करता है और उसका जीवन सौंदर्यपूर्ण होता है बेटा, और वो उपलब्धिपूर्ण होता है और फुल ऑफ अचीवमेंट और उपलब्धियों से भरा हुआ होता है, अर्थपूर्ण होता है। ठीक है ना, तो ये कविता की क्या हुई बेटा, विषय वस्तु। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं बेटा आगे, और आगे का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम। आगे क्वेश्चन देखिए बेटा, अब वही क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोएट
कन्वे टू द pupil in the poem the novel nature। यानी नोबल नेचर कविता में कवि लोगों के लिए क्या संदेश प्रकट करता है। कवि जो बिटाओ इस कविता के दौरान, इस कविता के माध्यम से लोगों के लिए क्या संदेश प्रकट करता है, क्या संदेश कन्वे करता है, क्या संदेश देता है। तो देखिए बेटाओ, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम द पोएट conveys the message, that a human life should be meaningful and full of achievements। मनुष्य का जो जीवन है वो अर्थपूर्ण और उपलब्धियां पूर्ण होना चाहिए। यही सब कुछ दिया है बेटाओ, ठीक है। मनुष्य का जो जीवन है ना बेटाओ वो उपलब्धि पूर्ण और अर्थपूर्ण होना चाहिए। ये संदेश दिया है कवि ने इस कविता में। और आगे हम इसमें लिखेंगे बेटाओ, चलिए आगे लिखिए बेटाओ। सॉरी एक मिनट। देखो जो लाइन मैंने आपको कल लिखाई थी ना, उस लाइन को इसी में सेट कर सकते हैं हम। ए लॉन्ग लाइफ स्पैन, इसके आगे लिखना है बेटाओ, ए लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड बिग इन साइज, और आकार में बड़ा। एक लंबी जीवन अवधि और आकार में बड़ा होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं होता है। यानी हम आकार में बड़े हैं और हमारी जीवन अवधि बिटाओ यदि ज्यादा है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। बट लेकिन इस शॉर्ट लाइफ full of virtuous and heroic deeds are important। लेकिन एक छोटी जीवन अवधि फुल ऑफ वर्चुअस, गुणवान और हेरोइक डीड्स कहते हैं बेटा साहसिक कार्यों से, साहसिक कार्यों वाली, आर इंपॉर्टेंट। कैसी होती है बेटाओ? महत्वपूर्ण होती है। ओके, आगे लिखना है बेटा इसमें, ए नोबल एक्ट्स, आदर्श कार्य इन लाइफ, जीवन में, यानी जीवन में जो आदर्श कार्य होते हैं बेटाओ वो काउंट्स अलॉट, वो अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। काउंट्स का अर्थ होता है बेटा मूल्यवान, और अलॉट का मतलब होता है अत्यधिक। यानी कि अ नोबल एक्ट्स इन लाइफ काउंट्स अलॉट, यानी अपने जीवन में बेटाओ जो आदर्श कार्य होते हैं वो अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। ठीक है,
द पोएट सेज दैट वी लिव इन डीड्स। कवि कहता है बेटाओ कि हम कार्यों में जीते हैं। इन डीड ये अलग अलग नहीं, अलग है, ठीक है बेटा, ये एक साथ नहीं है, अलग अलग है। इन अलग है और डीड्स अलग है, क्योंकि इन डीड तो होता है बेटा वास्तव में, लेकिन इन डीड्स हम कार्यों में जीते हैं, नॉट इन स्पेन, ना कि अवधि में। ठीक है, यानी कवि कहता है कि हम कार्यों में जीते हैं, न कि हम अवधि में जीते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमने इसके कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए और कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी बोला बेटा आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार इस कविता का हम और अच्छे से अर्थ कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन हमको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यानी कि एक वृक्ष की तरह इन बल्क आकार में बड़ा होना, एक वृक्ष की तरह आकार में बड़े होने से व्यक्ति डोथ मेक मैन बेटर। डोथ का अर्थ मैंने आपको बता दी बेटा, डू दिस या डज दिस। डोथ मेक मैन बेटर भी, मनुष्य महान नहीं बनता है। यानी कि वृक्ष की तरह यदि मनुष्य आकार में बड़ा हो जाएगा तो वो मनुष्य महान नहीं हो सकता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, और एक ओक के वृक्ष की तरह खड़े रहने से 300 ईयर्स 300 वर्षों तक, जो ओक का वृक्ष है वो 300 वर्ष तक जीवित रहता है, और व्यक्ति 300 वर्ष तक ओक के वृक्ष की तरह जीवित रह करके भी महान नहीं हो सकता है। अब ये ओक का जो वृक्ष होता है ये अंत में टू फॉल ए लॉग, एक लकड़ी के लट्ठे की तरह गिर जाता है, ड्राई सूख कर, बाल्ड पत्तियों रहित होकर, एंड शेयर का अर्थ होता है बेटा विदर हो जाना और मुरझा करके। ठीक है, इसका अर्थ है बेटा व्यक्ति की उम्र यदि ज़्यादा हो और उसने अपनी उम्र में अच्छे काम नहीं किए हो, हेरोइक डीड्स नहीं किए हो, तो उस व्यक्ति का जीवन जो होता है वो मीनिंगलेस होता है। लेकिन उसकी कंट्रास्ट, अब इधर कंट्रास्ट आता है, ये कुछ कह रहा है और ये कुछ कह रहा है। कंट्रास्ट का मतलब होता है बेटा विरोध पैदा करना, ये कविता कंट्रास्ट पैदा करती है। जैसे एक पंक्ति कुछ कहती है, दूसरी पंक्ति उसका विरोध करती है, उल्टा अर्थ, यानी कि पूरा हमको रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे मैंने कठिन परिश्रम किया, अब कठिन परिश्रम का फल नहीं मिला, यानी कि मैं फेल हो गया। तो ये दोनों लाइन क्या व्यक्त करती है? कंट्रास्ट व्यक्त करती है। मैं उसके घर गया लेकिन वो नहीं मिला। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो कंट्रास्ट। अब यहाँ पे ये तो कुछ कह रहा है और ये कुछ, इसकी जीवन अवधि कैसी है? ज़्यादा, और इसकी जीवन अवधि कैसी बेटा? कम। यहाँ पे ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन जीवित रहने वाली लिली, इज फेयर फॉर इन मे, पहले ही सुंदर होती है लेकिन बसंत ऋतु के महीने में ये और भी सुंदर हो जाती है। यद्यपि, ठीक है, यद्यपि इट फॉल्स, ये गिर जाती है, एंड डाई, और नष्ट हो जाती है, दैट नाइट, उसी रात को। यानी लिली का जो पुष्प बेटा जिस दिन खिलता है, दिन के दौरान खिलता है केवल, और जैसे ही रात होती है तो ये नष्ट हो जाता है। इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और इसे रोशनी का पुष्प कहा गया है बेटा। अब इसे रोशनी का पुष्प और पौधा क्यों कहा गया वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ओके बेटा, इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे, और एज द डे एंड्स इट फॉल्स एंड डाइज। ठीक है, इन स्मॉल प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे लास्ट में नीचे बेटा कंक्लूजन दिया, निष्कर्ष, कि इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे अनुपातों में भी वी जस्ट ब्यूटी सी, हम सच्ची सुंदरता को देख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वस्तु बहुत बड़ी हो तो ही सुंदर दिखाई देगी, छोटे अनुपातों में भी देख लो। यहाँ पे बड़ा अनुपात है, ओक का वृक्ष तब भी सुंदर नहीं है, लेकिन लिली का वृक्ष केवल एक दिन जी रहा है तब भी कैसा है? सुंदर। हम सच्ची सुंदरता को देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मीजर्स, और छोटी जीवन अवधि में किसी की तरह बेटा लिली की तरह लाइफ में परफेक्ट भी, जीवन पूर्णता लिए हो सकता है। ये क्वेश्चन है भी कवि के अनुसार जीवन पूर्ण कैसे हो सकता है? अगर वो जीवन फुल ऑफ हीरोइक डीड्स हो, अच्छे कार्य हो, मीनिंगफुल हो, ठीक है, फुल ऑफ अचीवमेंट हो, तो वो जीवन अपना कैसा हो सकता है बेटा? पूर्ण हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये आपकी जो पोएम है ये पूरी कराई। ओके बेटा, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं बेटा, और अगली पोएम हम लेकर के आएंगे आपको नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं बेटा। थैंक यू, गुड बाय, चाओ।